हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर में दोस्तों हम साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस इन साइकोलॉजी। अब दोस्तों ये बहुत यूनिक टॉपिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ना साइकोलॉजी की फील्ड में आगे बढ़ने से पहले मतलब जो भी टॉपिक्स आपके आगे होंगे, लेक्चर्स होंगे आपके, जो भी चैप्टर्स आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स नए नए आप इसके बाद सीखोगे, काफ़ी कुछ तो आप देखो जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है बहुत कुछ आप सीख चुके हो। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात करी थी तो आपको ये भी पता लग गया अलग अलग प्रकार के साइकोलॉजी के करियर को जो कोई परस्यू करके स्पेशलिस्ट बनना चाहता है अगर मनोविज्ञान की फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में, तो उसकी अलग अलग फील्ड्स कौन सी होती है। हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। अब यहाँ पर ना एनसीईआरटी एक पॉज ले रही है और ये वाला पॉज एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसे इससे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन तो निकल कर नहीं आएगा, लेकिन इस चीज़ को समझना आपको फर्दर जब आप साइकोलॉजी के चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करोगे तो वो बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो ये टॉपिक है किस बारे में, ये बड़ा ही विचित्र और यूनिक टॉपिक है। यूनिक इसलिए, विचित्र इसलिए बिकॉज इसका अगर आप टाइटल देखोगे, टाइटल आपको एज इट इज मतलब एक झलक में पढ़ के क्लियर होगा नहीं कि यार ये क्या होता है, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन। देखो, थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन का बेसिकली मतलब है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग अलग फील्ड में, साइकोलॉजी की फील्ड में अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। जनरली उनका जो केंद्र होता है साइकोलॉजी में, क्योंकि हम सब कुछ इंडिविजुअल को फोकस रख के ही बात करते हैं, तो इंडिविजुअल केंद्र है एक साइकोलॉजिस्ट का, रिसर्च का, साइकोलॉजिस्ट की रिसर्च का। और फिर जब इंडिविजुअल्स के ऊपर रिसर्च करके साइकोलॉजिस्ट जब कुछ चीज़ों को, कुछ प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं तो उनको अप्लाई करते हैं अलग अलग फील्ड में। तो थीम्स में हम बेसिकली ये जानेंगे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, अभी तक जितनी साइकोलॉजी की डेवलपमेंट हो चुकी है पूरी दुनिया में, अलग अलग प्रकार की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थीम्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो क्या इमर्ज हुए हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे सामने हैं अभी मौजूदा, जब तक साइकोलॉजी का आगमन हुआ था दुनिया में, जब से हुआ था, और तब से लेकर अभी तक जो हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन में साल 2025 तक, तो अभी तक कौन कौन से रिसर्च और एप्लीकेशन साइकोलॉजी की फील्ड में जुड़े हुए साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डेवलप हो चुके हैं और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो ये सारी कुछ थीम्स हम उसके ऊपर पढ़ेंगे साइकोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने अभी तक देख रखा है, ऑब्जर्व कर रखा है, टेस्ट कर रखा है, उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई भी करके देखा हुआ है बहुत सारे इंडिविजुअल्स पर। तो जर्नली ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये एप्लीकेबल हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर, तो इनको हम बोलते हैं, इन थीम्स को बोलते हैं हम जर्नल प्रिंसिपल्स। जर्नल प्रिंसिपल्स क्या हैं समझने की दोस्तों कोशिश करना। पहले मैं आपको इसकी हेडिंग समझा रहा हूँ कि हम पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर, इसलिए मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला ये बहुत ही यूनिक और विचित्र चीज़ है। उसका सिंपल सा रीज़न दोस्तों ये है कि देखो, आप जानते हो कि साइकोलॉजी की फील्ड में जब हमारा फोकस पूरा का पूरा इंडिविजुअल के ऊपर है, अब कोई भी इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल के साथ पर्सनैलिटी जो है वो मेल नहीं खाती है, वो मैच नहीं करती है। बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, बिकॉज एवरी पर्सन पर्सनैलिटी इज डिफरेंट। और क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इसलिए डिफरेंट है बिकॉज उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाते हैं। ये चीज़ें हम जानते हैं। और साइकोलॉजी में अगर बात इंडिविजुअल की हो रही है तो इंडिविजुअल की कोई भी चीज़ जो होती है इट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव इन नेचर, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन फिर भी थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन का टॉपिक हमें यह समझाता है क्या मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं, क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, क्या ऐसा कुछ क्लेम है क्या कि हम ये बोलें कि अगर ऐसी चीज़ अगर हो रही है, अगर ये ABC अगर चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम है वो PQR या XYZ निकल कर आएगा। समझने की कोशिश करना दोस्तों इस चीज़ की मैं क्या बोल रहा हूँ। हम थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन के अंदर, मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजिस्ट की, मतलब साइकोलॉजी की फील्ड में इंडिविजुअल्स को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्टिव इन नेचर। हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी दूसरे इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी से अलग है।
लेकिन फिर भी क्या कुछ ऐसे जर्नल प्रिंसिपल्स हैं क्या हमारे सामने के जिसको हम एटलीस्ट 99% ह्यूमंस पर अप्लाई कर सकें? सिर्फ 1 या 2% जो है वो एक्सेप्शंस हो हमारे पास कि ये जनरल प्रिंसिपल्स कुछ इंडिविजुअल्स पर अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जर्नली जैसे हम बोलते हैं कि किसी को मंत्रमुग्ध करना, हम इसके बारे में भी बात करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी में कि किसी को मंत्रमुग्ध कैसे करा जा सकता है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसको हम कहते हैं हिप्नोटाइज करना। कि जैसे मतलब मान लो कि आकांक्षा, मैं जो है आपको इस प्रकार से हिप्नोटाइज करूं कि मैं आपसे जो चाहूं वो करवा सकूं, आप बिल्कुल मेरे इशारों पे नाचो। इट इज़ जस्ट लाइक कि मैंने आपके ऊपर कोई टोना टोटका कर दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने नींबू मिर्ची और कोई तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल ना करते हुए प्योर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को मैंने यूज़ कर रखा है। तो क्या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं क्या हर एक फील्ड में, जो कि बिहेवियर के बारे में बात करें, मेंटल स्टेट के बारे में बात करें, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में बात करें, परसेप्शन के बारे में बात करें, कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो हम इंडिविजुअल को उस प्रकार से जज कर सकते हैं और वो चीज़ें 99% सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर काम करें? तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास साइकोलॉजी की फील्ड में हैं? क्योंकि अगर इंडिविजुअल सारे एक दूसरे से अलग हैं और अगर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होंगे नहीं हमारे पास आकांक्षा, तो फिर साइकोलॉजी की फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर एक बार बताओ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर मैं आपकी समस्याओं का समाधान अगर कुछ जनरल प्रिंसिपल्स का उपयोग करके ना कर सकूं, तो फिर आप एज अ क्लाइंट अगर मेरे पास आए हो किसी दिक्कत को लेकर, तो मुझे फिर किसी और क्लाइंट को बिल्कुल ही फ्रेश तरीके से मतलब उसकी दिक्कत को सॉल्व करना पड़ेगा, और हो सकता है कि उसकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मेरे को स्टडी करना पड़े। लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड में क्या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं क्या कि जिसके बेसिस पर मैं ये जान सकूं अगर इंडिविजुअल ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो इंडिविजुअल्स की फितरत है कि जब उनके साथ ऐसा होता है या उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होता है तो उनका बिहेवियर एक दूसरी प्रकार से निकल कर आता है? तो क्या ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ होता है क्या? तो ये होती है कुछ जर्नल बातें। जर्नल बातें वही तो होती है ना कांशा, कि जिनको हम मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमंस पर अप्लाई कर सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिनेरियोज के अंदर अप्लाई कर सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिचुएशंस के अंदर रिजल्ट हमारा जो निकल कर आए वो सेम निकल कर आए। समझ गए कांशा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर? थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशन, है ना। तो देखो, राइटर आपसे यहां पर ये बोल रहे हैं दोस्तों, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस सेक्शन के अंदर हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल गया था कि अलग अलग जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की वो कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, तो अगर हमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि साइकोलॉजिस्ट करते ही क्या हैं, तो हमारा यूजुअल आंसर ये होगा कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, बहुत प्रकार की चीजें करते हैं, एंड दे वर्क इन अ वेराइटी ऑफ सेटिंग। अलग अलग जगह पर वो काम करके अलग अलग प्रिंसिपल्स को वो निजात करते हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स को वो इवॉल्व मतलब साइकोलॉजी की फील्ड में इवॉल्व करते हैं। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिस्ट के काम को अच्छी तरीके से अगर एनालाइज करें तो हमें ये नोटिस करने को मिलेगा कि बेसिकली दुनिया भर के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब सारे साइकोलॉजिस्ट की एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो हमें ये निकल कर आएगा कि ब्रॉडली दे डू या दे गेट इन्वॉल्व इनटू 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक तो है सबसे पहला कि वो साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करते हैं और ये रिसर्च चलती रहती है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं आकांक्षा? साइकोलॉजी तो देखो एक साइंस है ना, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? आप साइकोलॉजी को छोड़ो, चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, बायोलॉजी की बात कर लो और साइकोलॉजी को इंक्लूड करके बात कर लो, क्या साइंसेस की फील्ड में कभी भी रिसर्च रुक जाती है? बताओ कांशा, बायोलॉजी के अपने एपेक्स पॉइंट पर आ गई, अब बायोलॉजी मतलब खत्म हो गई, अब कोई रिसर्च नहीं होगी दुनिया में कभी। फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में अब कोई रिसर्च नहीं होती है, रुक गई है वो सारी रिसर्च। प्लांट्स की स्टडी को आकांक्षा आप जानते हो कि हम बॉटनी बोलते हैं, जूलॉजी, और जूलॉजी जो होता है वो एनिमल्स की स्टडी होती है ना। तो क्या ये स्टडीज रुक चुकी हैं? साइंसेस की फील्ड है ना, साइंस हमें यही तो पता था ना कि साइंस में देयर इज लॉट मोर टू लर्न, साइंस कभी रुकता नहीं है। तो इवोल्यूशन होता रहता है। साइकोलॉजी भी तो एक विज्ञान की फील्ड है, उसमें भी तो इवोल्यूशन होता रहता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में। ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी ये है साइकोलॉजिस्ट की कि जब वो रिसर्च करते हैं तो वो कुछ प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करते हैं और वो प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर कर देख सकते हैं बाकी इंडिविजुअल्स पर हम उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मतलब मान लो कि किसी को कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर है, कॉग्निटिव डिसऑर्डर है, तो कॉग्निटिव डिसऑर्डर में कुछ ऐसे सिम्टम्स होंगे
जो कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए कॉमन होंगे जिन जिन लोगों को कॉग्निटिव डिसऑर्डर है। अगर किसी पर्सन को बिहेवियरल इश्यूज हैं या बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो उसके अंदर दूसरे बिहेवियरल डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होंगे उससे मिलते जुलते सिम्टम्स होंगे, जरूर होंगे, है ना। जैसे ये एक ऐसी चीज है आकांक्षा, मतलब ऐसे इसको ऐसा समझ सकते हो, जैसे जब हम कहते हैं किसी को बुखार है तो बुखार के अंदर जो मैं चीज़ फील करूंगा जो, और जो आपको जब बुखार होगा तो कुछ तो मिलती जुलती चीज़ें होंगी ना, कि शरीर में दर्द हो रहा होगा, है ना, जोड़ों में दर्द हो रहा होगा, उठने का मन नहीं कर रहा होगा, लेजी लेजी सा लग रहा होगा, एनर्जी की कमी हो रही होगी, होगा ना ऐसा कि नहीं होगा बताओ। क्योंकि बुखार की परिभाषा यही है। कोल्ड में ये, जब कोल्ड होगा तो हमें ऐसा फील होगा कि नाक बह रही होगी, है ना, और टेस्ट चला गया होगा हमारा खाने पीने की चीज़ों का। अगेन उसके अंदर सर भारी भारी होगा, कोल्ड की वजह से हो सकता है बुखार भी आने लग जाए हमें। तो ये कुछ ऐसी जर्नल चीज़ें हैं ना कि जो अगर हम कह रहे हैं कि किसी पर्सन को इस पृथ्वी पर कोल्ड है और कुछ अन्य लोगों को भी कोल्ड है, किसी पर्सन को इस पृथ्वी पर किसी एक कोने के अंदर बुखार है और किसी अन्य पर्सन या नंबर ऑफ पर्सन को भी बुखार है, तो उनके अंदर सिम्टम्स तो हमें कॉमन से देखने को मिलेंगे ना। तो इन्हीं कॉमन सिम्टम्स को, इन्हीं कॉमन चीज़ों को अगर साइकोलॉजी की फील्ड में अगर आप लेकर आओगे तो उनको हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। और ये जनरल प्रिंसिपल्स हमें बताया जा रहा है कि ये साइकोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं और एप्लीकेशंस, मतलब जो रिसर्च करने के बाद जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो ये साइकोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के तौर पर आते हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसको कैसे इवॉल्व करते हैं इन प्रिंसिपल्स को, बाय डूइंग रिसर्च एंड बाय अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स इन वेराइटी ऑफ सेटिंग्स। वेराइटी ऑफ सेटिंग्स का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशंस में बेसिकली इनको देखते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में इनको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसके बेसिस पर हमारे पास साइकोलॉजी की फील्ड में कुछ थीम्स निकल कर आती हैं, कुछ टॉपिक्स निकल कर आते हैं। आप उनको ऐसा भी बोल सकते हो, टॉपिक्स के अलावा कुछ क्लेम्स निकल कर आते हैं कि डेट वी आर क्लेमिंग समथिंग इन साइकोलॉजी। तो कुछ क्लेम्स निकल कर आते हैं जो कि हमें एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं, ताकि हम साइकोलॉजी की फील्ड में, यानी कि साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से वाली बात बोली जा रही है कि कुछ जो थीम्स, जो टॉपिक्स और जो कुछ क्लेम्स हैं वो साइकोलॉजिस्ट को एक प्रकार से डायरेक्शन देते हैं कि साइकोलॉजिस्ट फिर फर्दर रिसर्च कर सके उन चीज़ों के बारे में और फर्दर फिर उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देख सके कि जो उन्होंने, एक वर्ड याद है आकांक्षा, इनिशियल लेक्चर्स में मैंने बताया था, हाइपोथेसिस, है ना, एक ओपिनियन फॉर्म करना। हाइपोथेसिस जनरली आगे जाकर एक फैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं होती है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 50-50% चांसेस है कि हाइपोथेसिस आगे जाकर फैक्ट, मतलब जैसे मैंने फैक्ट बोला, हम उसको बोलते हैं कि हाइपोथेसिस थ्योरी बनेगी कि नहीं बनेगी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है, 50-50% चांसेस होते हैं उसके, है ना। तो देयर आर वेरियस थीम्स विच आर अवेलेबल हेयर और हम इनमें से कुछ थीम्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली थीम जो है हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में, थीम नंबर 1, तो वो थीम नंबर 1 क्या कहती है कि साइकोलॉजी की जो फील्ड है लाइक अदर साइंसेस, साइकोलॉजी की जो फील्ड है लाइक अदर साइंसेस, इट अटेम्प्ट्स टू डेवलप प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइकोलॉजी की जो फील्ड है उसका मकसद ये है कि हमें सबसे पहले कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को इजाद करना है जो कि बिहेवियर के ऊपर काम करें, हम लोगों के बिहेवियर को समझ सकें और लोगों के मन में क्या चल रहा है, मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं लोगों के, इसको समझ सकें दूसरे साइंसेस की तरह। अब दूसरी साइंस मतलब जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात नहीं होगी, लेकिन दूसरी साइंसेस में भी हम कुछ प्रिंसिपल्स को तो इवॉल्व करते हैं ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है लाइक अदर साइंसेस, हम हर एक उसमें साइंसेस में एक कुछ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। अब प्रिंसिपल्स कैसे, जैसे फिजिक्स के अंदर जो कुछ मिनरल्स होते हैं हम उसको कैटेगराइज करते हैं ना आकांक्षा, जैसे चैप्टर होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आ गया, या ग्रेविटेशन का चैप्टर आ गया, तो उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है ना कि अगर ऐसा ऐसा अगर होगा तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाएगा, इसको हम ग्रेविटेशन ड्यू टू मतलब चेंज इन ग्रेविटी बोलेंगे। और वहाँ पर कुछ लॉज भी होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल लॉज हैं, केपलर के लॉज हैं, हीलियोसेंट्रिक अप्रोच है। केमिस्ट्री में भी सेम ऐसा होता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब ये कुछ प्रिंसिपल है कि नहीं है,
कि आप किसी का भी बॉन्ड बनवा लोगे? बताओ क्या आकांक्षा, जबरदस्ती केमिस्ट्री में किसी का भी बॉन्ड बन जाएगा? कोई भी एटम किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना? उनके एक पेयर होते हैं जिसको हम केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या कोई किसी को भी जब मर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देगा, या किसी से भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ले लेगा कोई एक एटम? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो वहां पर भी कुछ प्रिंसिपल्स है ना जो कि 99% सिचुएशन के अंदर वर्क करते हैं। सिमिलरली साइकोलॉजी की फील्ड में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास, जो कि अगर हमें मेजोरिटी ऑफ द लोगों के बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को समझना है, तो उनको समझने में हमारी अच्छी तरीके से वो मदद करते हैं और वो एप्लीकेबल भी होते हैं। अगर जैसे ये प्रिंसिपल्स एक बार इवॉल्व हो गए, तो उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कल को आप और मैं भी अगर साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, तो हम लोगों के बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को उन प्रिंसिपल्स के थ्रू समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। समझ गए? पहली थीम का मतलब समझ गए, टॉपिक क्या है, कि हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डेवलप करने हैं। साइकोलॉजी का मेन एम ही यही होता है कि ऐसे प्रिंसिपल्स को डेवलप करा जाए जो लोगों के दो एस्पेक्ट को समझे। किसको? एक तो उनके व्यवहार को, रवैये को और स्वभाव को, जो कि होगा बिहेवियर, और दूसरा मानसिक रूप से लोगों के मन के अंदर चल क्या रहा है, जो कि हम कहते हैं उन लोगों के मेंटल प्रोसेसेस। अब जब भी हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में रिसर्च की जब भी बात होती है, तो रिसर्च के अंदर जो मेन कंसर्न होता है साइकोलॉजिस्ट का, जो मेन कंसर्न होता है, जो उनका मेन एम होता है, वो होता है कि साइकोलॉजिस्ट हमेशा ये चाहते हैं वो लोगों के बिहेवियर को और मेंटल इवेंट्स एंड प्रोसेसेस को, लोगों के बिहेवियर को या मेंटल प्रोसेसेस को, या मेंटल इवेंट्स मतलब मेंटल इवेंट्स उनको कहा जाता है जैसे कोई किसी के साथ कोई एक घटनाक्रम हुआ, किसी के दिमाग में उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लाइट होगा, लेकिन किसी के दिमाग में उसका जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा सीरियस भी होगा। किसी के दिमाग में किसी एक सिचुएशन या घटनाक्रम की वजह से कोई बात अगर आई होगी, तो वो ऐसा होगा कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेसिस पर उसके दिमाग में रहेगी वो। लेकिन किसी किसी के साथ ऐसे घटनाक्रम भी होते हैं कि वो जो इवेंट का इम्पैक्ट है, वो सीधा इवेंट उनके दिमाग में उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर एक छाप छोड़ देता है, एक निशान छोड़ देता है। तो साइकोलॉजी जब भी रिसर्च करते हैं, तो वो ये चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड दे ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स ऑल्सो, कि लोगों के बिहेवियर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लोग पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं तो वो करी क्यों रहे, और लोगों के जो मेंटल प्रोसेसेस है, जो उनके मन के अंदर जो बातें चल रही हैं, वो उसी प्रकार से क्यों चल रही हैं, लोगों को वो वैसी जो है इन्फ्लुएंस क्यों कर रही है वो वाली बातें। तो साइकोलॉजिस्ट जो कि ये चूज करते हैं कि वो रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो साइंटिस्टों की तरह काम करते हैं। जब भी साइकोलॉजिस्ट वैज्ञानिक जब भी किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो उनका जो रोल होता है वो बिल्कुल वैज्ञानिकों की तरह होता है, बिकॉज साइकोलॉजी खुद एक विज्ञान की एक फील्ड है, एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर जैसे बाकी जगहों पर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिजिक्स की फील्ड के अंदर होते हैं, बॉटनी की फील्ड के अंदर होते हैं, जूलॉजी में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, बायोलॉजी में होते हैं, सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट भी जो होते हैं वो भी अपनी वेरियस प्रकार की रिसर्चेस को कंडक्ट करते हैं। और जब वो रिसर्च का काम कर रहे होते हैं कि किसी एक नई चीज़ के बारे में खोज कर रहे हैं, इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो साइंटिस्टों की तरह उस टाइम पर बिहेव कर रहे होते हैं। अब दूसरे प्रकार के साइंटिस्टों की तरह, जैसे साइंटिस्ट जो काम करते हैं एज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपनी रिसर्च के बेसिस पर, साइकोलॉजिस्ट अपनी रिसर्च के बेसिस पर कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, कुछ कंक्लूड करते हैं वो अपनी रिसर्च के बेसिस पर, एंड दैट कंक्लूजन इज नॉट रैंडम, इट इज सपोर्टेड बाय डेटा। जैसे दूसरी साइंसेज जो होती हैं, हमें जैसे अगर ये बताया जाता है कि फिजिक्स के अंदर आकांक्षा के कैपिटल जी की जो वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इतनी इतनी है ना, या हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो इतनी है, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो इतना है, तो ये कोई साइंटिस्टों ने रैंडम थोड़ी ना बोलती अपनी मर्जी से, है ना, कि हमें लगता है इसका मास इतना होगा, हमें लगता है कि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे। या फिर फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है,
या ये जो वोल्ट है, एम्पियर होता है, ऐसा यूनिट इसकी होती है, तो हमें ऐसा लगता है इसलिए हम ये नाम दे रहे हैं, नहीं। एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय डेटा। जैसे अगर हम बायोलॉजी में कहते हैं कि एक फीमेल का एग और एक मेल का स्पर्म मिलकर एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं और वो फर्दर एम्ब्रॉयो के अंदर डेवलप होता है, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना किसी ने बोल दिया कि उनके मन में ये बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन एक मेल के स्पर्म फीमेल के एग के साथ जब फर्टिलाइज करते होंगे तो ऐसा एम्ब्रॉयो जाइगोट बन जाता होगा। एवरीथिंग इन अदर साइंसेस की फील्ड जो होती है आकांक्षा, इट इज सपोर्टेड बाय डेटा ना। तो साइकोलॉजिस्ट भी जब भी कुछ रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं तो उनको अपनी हर रिसर्च के पीछे एक बैकिंग रखनी पड़ती है कि स्ट्रॉन्ग डेटा की। और वो डेटा से होता क्या है, वो खुद तो समझ जाएंगे उस चीज़ को। देखो यहाँ पर दो वर्ड्स थे, वो खुद तो समझ जाएंगे उस चीज़ को, लेकिन वो सब चीज़ें उनको दूसरे लोगों को एक्सप्लेन भी तो करनी है। कि अगर उन्होंने कुछ फाइंड कर रखा है, यहाँ पर देखो दो कीवर्ड्स हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश कर रहे हैं बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को, लेकिन उसके साथ ही वो एक्सप्लेन भी करना चाह रहे हैं इंसानों का जो व्यवहार है, जो स्वभाव है और उनके दिमाग के अंदर जो चीज़ चल रही है। और एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय डेटा। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बड़े सारे प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, उनको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दे डिज़ाइन एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब जैसे वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट भी करते हैं। अब ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है कि इनको केमिकल मिलाना है या कुछ और करना है। यानी कि जैसे मुझे अगर आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है आकांक्षा, तो कंट्रोल कंडीशन कैसी है कि मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूँ आकांक्षा नॉर्मल तरीके से कैसे बिहेव करती है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आसपास आकांक्षा के नॉइज पोल्यूशन जैसी कोई चीज़ ना हो या गाड़ियों की चैचे पैपे ना हो, तो आकांक्षा नॉर्मल तरीके से कैसे बिहेव करती है। तो मैं कंट्रोल कंडीशन कैसे क्रिएट करूंगा, मैं आपका बिहेवियर आकांक्षा रोड पर ऑब्जर्व ना कर कर या आपको पार्क ना लेकर जाकर या किसी मॉल ना लेकर जाकर, हम लोग या तो मेरे घर पे बैठेंगे या तो मैं आपको अपने क्लिनिक बुला लूंगा या मैं आपके घर पर आ जाऊंगा और हम दरवाज़ा खिड़कियां बंद करके आराम से बैठकर चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे और तब मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अभी यहाँ पर बिल्कुल शांति का माहौल है। यहाँ पर कोई गाड़ियों की, लोगों की आवाज़, चैचे पैपे, सड़कों पे कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय घूम रही हैं, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई ऐसी चीखम चिल्ली है ही नहीं। तो आकांक्षा इस कंट्रोल सेटिंग के अंदर नॉर्मल तरीके से कैसे बिहेव कर पाती है। बना लिया मैंने कंट्रोल कंडीशन आकांक्षा, समझ गए। ऐसे करके साइकोलॉजिस्ट कंट्रोल कंडीशन बनाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ कंट्रोल कंडीशन का जो आगे चलकर आपको हेल्प करेगा, एक चैप्टर में उसके बारे में डिस्कशन होगी। मान लो आकांक्षा आप अपने बेडरूम में बैठे हुए हो, है ना, और अपन का बैठने का तरीका अपने, जब अपन अलग मतलब बैठे होते हैं पर्सनली अपने अपने घरों में, सारे इंसानों की फितरत होती है, तो अपने अपने हिसाब से लोग बैठे रहते हैं, उनका अपने अपने हिसाब से बैठने का पोस्चर होता है। कभी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, चेहरों के एक्सप्रेशन बना रहे हैं, शीशे में अपने आप को देखकर अपने बाल संवार रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहा है इंसान। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको ये बोल दूँ आकांक्षा कि मैंने आपके बेडरूम में एक कैमरा लगा रखा है, ठीक है, और अब आप जो पूरे दिन भर जो एक्टिविटीज़ करोगे वो मैं ऑब्जर्व करूँगा, अगर ये वाली बात मैं आपको बता दूं तो क्या आप नेचुरल तरीके से बिहेव कर पाओगे, बताओ। नहीं ना। और वहीं पर अगर मैं कैमरा लगा दूं कहीं पर और अगर आपको पता ना हो उसके बारे में, तो आपका नेचुरल बिहेवियर को मैं ऑब्जर्व कर लूंगा ना जैसे आप हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैमरा लग रखा है ना। और मैं ये कहूँ आपसे कि आज आपको पूरे दिन यहाँ पर रहना है, एक पर्टिकुलर कमरे के अंदर रहना है या एक एनवायरनमेंट के अंदर रहना है, एंड आई एम ऑब्जर्विंग यू, तो हो सकता है कि आपका बिहेवियर नेचुरल तरीके से ना निकले। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको ये बोल दूं कि बस आपको यहाँ पर रहना है, नॉर्मली आज पूरे दिन अपना यहाँ बिताना, ठीक है, और आपको कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि ये देयर इज नो कैमरा, नो ऑब्जर्वेशन, बस रहना यहाँ पर, तो मैंने कंट्रोल्ड कंडीशन जो है वो पैदा कर दी। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं कभी कभार वो नेचुरल एनवायरनमेंट के, ऐसा नहीं है कि हमेशा कंट्रोल कंडीशन के अंदर ही वर्क करते हैं, कभी कभार वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर भी जैसे पर्सन का नेचुरल बिहेवियर जो निकल कर आता है वैसे भी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और कभी कभार जब साइकोलॉजिस्ट को ये लगता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई इन्फ्लुएंस होना नहीं चाहिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, आपका फ़ोन तो रिंग नहीं कर रहा, कोई नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह ना हो,
तो वो कंट्रोल्ड सेटिंग होती है एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लास लेने के टाइम पर आकांक्षा, जैसे अभी आप बैठे हुए हो, जैसे इसको सुन रहे हो, तो नॉर्मली जब आप खुद पढ़ते होगे हो सकता है कि आप इतना अटेंटिव, इतना फोकस ना रहते हो, क्योंकि सामने कोई पर्सन ही नहीं है बात करने के लिए। लेकिन वहीं पर जब आप क्लास का लिंक आ रहा है मेरा आपकी तरफ, है ना, कि आपके फ़ोन पर एक बज़ हुआ कि गूगल मीट का लिंक आया, मैंने आपको लिंक सेंड करा ग्रुप पर, आपने क्लास को ज्वाइन करा, तो आप एक अलग तरीके से, एक अलग बिहेवियर के साथ, एक अलग डिसिप्लिन के साथ आप बैठे हुए हो, है ना। तो ये चीज़ साइकोलॉजिस्ट काफ़ी अच्छे से जब स्टडी करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, मैंने आपको ये बता दिया, याद रखना कि कंट्रोल कंडीशन लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा कंट्रोल कंडीशन के अंदर ही काम करेंगे, नेचुरल सेटिंग्स के अंदर भी वो काम कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट 100 बात की एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वो डिज़ाइन करते हैं और कंडक्ट करते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को या ऐसी स्टडीज़ को अंडर कंट्रोल कंडीशंस, ताकि वो वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना को समझ सकें, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, उनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि उनको कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप करने हैं, किसके रिगार्डिंग? बिहेवियर के रिगार्डिंग और मेंटल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो कंक्लूजन्स वो ड्रॉ करते हैं इसके बेसिस पर, कि जो भी उन्होंने जनरल प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करा, बनाया, ऑब्जर्व करा, लिखा, अपनी बुक पब्लिश करी, अपनी रिसर्च पब्लिश करी अबाउट द बिहेवियर ऑफ पीपल, अबाउट द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ पीपल, तो कंक्लूजन्स जो वो ड्रॉ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सच स्टडीज़, वो फिर सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू एवरीबडी, लेकिन आप इसको ऐसा मान के चलना, साइकोलॉजी में कोई भी चीज़ ना 100% नहीं होती है, साइंसेस की फील्ड में वैसे भी कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, हम उसको बोलते हैं 99%। जर्नल कोई भी जो चीज़ होती है, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया था यहाँ पर कि जर्नल कोई भी जो चीज़ होती है, कहाँ गया ये रहा, जनरल प्रिंसिपल्स 99% सिचुएशंस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में वो एप्लीकेबल होंगे। और इसलिए फिर साइकोलॉजिस्ट जब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ प्रिंसिपल्स को ईजाद करते हैं, तो ऐसे प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना जाता है, ऐसे प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सल प्रिंसिपल माना जाता है। इन्हीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का ही तो फायदा है आकांक्षा, इन्हीं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स का ही तो फायदा है कि हम किसी को क्लेम कर लेते हैं कि ये जो पर्सन ये ADHD नाम के डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, इसको सब्सटेंस अब्यूज़ वाला डिसऑर्डर है, इसको एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग वाला डिसऑर्डर है, याद है, ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह, ये सारे अलग अलग प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं। आमिर खान ने जैसे तारे ज़मीन पर मूवी में देख लिया था कि जो दर्शील है उसको लर्निंग डिसऑर्डर है, डिसलेक्सिया नाम की बीमारी है ना। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने से ही तो पता लगेगी, है ना। और उसी के बेसिस पर तो हम किसी को एक ऐसा टैग दे देंगे कि यार ये इस चीज़ से सफ़र कर रहा है। जैसे मतलब मान लो हंसी खुशी की कोई बात चल रही है ना, देखना जनरल प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं। हंसी खुशी की आकांक्षा कोई बात चल रही है जिस महफिल में सब लोग हंस रहे हैं, कोई ऐसी बात हुई जिसमें सबको हंसी आनी थी, लेकिन वहीं पर आकांक्षा आप और मैं देख रहे हैं कि कोई एक थर्ड पर्सन है आपके और मेरे अलावा, वो बिल्कुल सीरियस होकर बैठा हुआ है ना, और वो नहीं हंसा उस सिचुएशन के अंदर। तो आपको और मेरे को लगेगा ना कि शायद से इसके मन के अंदर कोई बात चल रही होगी, या इसको कोई टेंशन है, या इसका ध्यान कहीं डाइवर्टेड है, इससे हंसी क्यों नहीं आ रही है ना। तो यहां पर क्या कह रहे हो, है ना। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि कुछ जर्नल जो ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम मोस्ट ऑफ द लोगों के ऊपर अप्लाई कर पाते हैं, तो उसको हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स कहते हैं। अब इसके बेसिस पर अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी की फील्ड में, साइकोलॉजी के डोमेन में अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं। और वो पहले तो आप डोमेन जान लो साइकोलॉजी के कौन कौन से हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इन सारी साइकोलॉजी के डोमेन्स को हम लोग मानते हैं कि ये एक ऐसे डोमेन्स हैं, ये एक ऐसी फील्ड है विच आर रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ बेसिक साइकोलॉजी। मतलब अगर आपको किसी इंसान की बिल्कुल बेसिक तरीके से उसके बिहेवियर को, मेंटल प्रोसेसेस को समझना है, तो इनमें से किसी डोमेन के ऊपर आप एक महारत हासिल कर लो, इसमें अपना करियर बना लो। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स साइकोलॉजिस्ट ने जो कुछ दशक पहले दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने जो डेवलप करे थे यहाँ पर प्रिंसिपल्स, उनको आप अलग अलग जगह पर अप्लाई कर सकते हो। तो थीम्स जो होती हैं रिसर्च की इन सारी फील्ड्स में, ये आपस में एक दूसरे से अलग भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड में जो साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा होगा वो सेम प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर देगा
अगर कोई साइकोलॉजिस्ट सोशल साइकोलॉजी या डिफरेंशियल साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं और अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बात होती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट की, तो ये लोग क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं, दे स्टडी द प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन, इंसान का नज़रिया क्या है, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों को वो स्टडी करते हैं। उस फील्ड को बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और जो इस फील्ड में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो इसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये वाले जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब ये स्टडी कर रहे हैं किसी पर्सन के परसेप्शन को, लर्निंग को, मेमोरी को, थिंकिंग को और मोटिवेशन को, तो दे आर यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स एज द मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। ये किसी भी चीज़ की इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करते हैं वेरियस क्लाइंट्स के ऊपर, वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट्स और क्लाइंट्स का मतलब है आपके और मेरे जैसे लोग, कोई भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पर ऊपर अभी एक नाम पढ़ा था दूसरी साइकोलॉजी की फील्ड का, दैट इज फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बिहेवियर के फिजियोलॉजिकल बेसिस को स्टडी करते हैं। अच्छा कांचा, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग देखना, यहां पे लिखा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? यस, इन टर्म्स ऑफ बॉडी, फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडीली स्ट्रक्चर, है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, दे अटेम्प्ट टू एग्जामिन फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर का मतलब है, जैसे मैंने काफ़ी लेक्चर्स में एक बार चीज़ बता रखी है ना, काफ़ी बार बता रखा है चीज़ आपको, कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है कांचा, है ना, या किसी पर्सन को शारीरिक कोई दिक्कत है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो मानसिक रूप से पड़ता है उसके ऊपर। और मानसिक रूप से अगर कोई पर्सन अगर परेशान है या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट है, तो उसका असर उसके शरीर के ऊपर पड़ता है। होगा कि नहीं होगा? अगर पर्सन मानसिक रूप से बहुत खुश है और हंसता खेलता बात कर रहा है, खिलखिला रहा है ना, एक लड़की बहुत खुश है, एक लड़का बहुत खुश है, तो उसके चेहरे पे अपने आप ही ग्लो दिखेगा ना। हंसते हंसते जो है, जो खून है वो चेहरे पर बढ़ेगा, चेहरे का ग्लो बढ़ेगा, चेहरे की चमक बढ़ेगी। और वहीं पर अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसका चेहरा बड़ा रूखा रूखा सा होगा, मुरझाया मुरझाया सा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल बेसिस को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सन की बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हम कैसे देखते हैं? पर्सन के बिहेवियर से, कि उसका बिहेवियर कैसा होता जा रहा है, और उसका जैसा बिहेवियर होता जा रहा है पर्सन का, चाहे अगर अच्छा हो रहा है तो शरीर के ऊपर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर उसका स्वभाव बुरा होता जा रहा है, अब बुरा क्यों स्वभाव होता जा रहा है? क्योंकि बैकग्राउंड में मेंटल लेवल पे कोई ना कोई चीज़ हो सकता है पर्सन को परेशान कर रही हो, ठीक है, तो शरीर भी उसकी वजह से बेकार होता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और फील्ड आती है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं वो स्टडी करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर को। यानी कि एक पर्सन की बिहेवियर की क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है, कितनी खराब हो गई है, यानी कि उसका बिहेवियर जो है वो और अच्छा हो गया है या पहले से और बुरा हो गया, इस चीज़ को वो स्टडी करते हैं। प्लस दे ऑल्सो स्टडी क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बिहेवियर। अच्छा, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ना आकांक्षा, कि साइकोलॉजी की फील्ड में स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ होता है, ताकि हम पर्सन को नंबर्स के बेसिस पर ये देख सकें कि पहले दिन जो क्लाइंट हमारे पास आ रखा है और 6 महीने बाद जब वो हमें छोड़कर जा रहा है, तो क्या उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट आई है कि फिर नहीं आई है ना। वैसे तो साइकोलॉजी की फील्ड में कोई भी चीज़ नंबर से डिनोट नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग इसलिए करा जाता है साइकोलॉजी की फील्ड में, ताकि हम नंबर्स के बेसिस पर एटलीस्ट एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें, पास्ट और प्रेजेंट में फ़र्क पता लगा सकें, पर्सन की इम्प्रूवमेंट लेवल को या फिर उसके डेक्रीमेंट को, यानी कि कितना, मतलब क्या पता कि पॉजिटिव असर ना पड़ा हो बल्कि और ज़्यादा उसकी सिचुएशन ख़राब हो गई हो। इन सब चीज़ों को बेसिकली हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम इंसान के बिहेवियर को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। और कब से लेकर कब तक? जब तक इंसान ने अपनी ज़िंदगी शुरू कर रखी होती है, बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ से लेकर एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ तक, कि इंसान के पूरे जीवन काल के अंदर उसके बिहेवियर का कैसा कैसा पैटर्न था। यानी कि पर्सन मेच्योरिटी के साथ उसका जो बिहेवियर है वो भी मेच्योर होता चला गया,
या फिर सिर्फ पर्सन की एज बढ़ती चली गई लेकिन वो पर्सन चिड़चिड़ा होता चला गया, और एक पर्सन है जो कि पूरी जिंदगी एक जैसा ही रहा अपने बिहेवियर के बेसिस पर, सिचुएशन बदली, वक्त बदला, ज़माना बदला, पर्सन ने अमीरी देखी, गरीबी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन पर्सन का जो स्वभाव और जो रवैया था वो हमेशा सेम था। इसी के बेसिस पर तो हम आकांक्षा बोल पाते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाली बात क्या, चलो हम किसी को नंबर तो नहीं दे पाएंगे लेकिन क्वालिटेटिव बिहेवियर तो हम जैसे बीइंग अ सूडो साइकोलॉजिस्ट भी तो ऑब्जर्व कर लेते हैं लोगों का, कि जैसे आपसे कोई बहुत टाइम बाद मिला, कोई रिश्तेदारी मान लो, और वो अभी मतलब उनका घर वगैरह बहुत अच्छा जगह पर बन गया है, उनके पास गाड़ी आ गई है, बच्चे कमाने लग गए हैं, तो ऐसे लोगों को हम 3 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। हम कहते नहीं है यार इनमें बड़ा बदलाव आ गया यार, है ना, ये तो बहुत बदल गए, इनमें तो बहुत घमंड आ गया है। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि अरे पहले कितने अकड़ू थे यार, इनके साथ ऐसा ऐसा हो गया था, उसके बाद से देखो ये एकदम सुधर गए हैं, सही ट्रैक पर आ गए, इनका बिहेवियर कितना अच्छा हो गया पहले से, पहले कितने चिड़चिड़े चिड़चिड़े रहते थे। और फिर तीसरे प्रकार के जीवन में जो लोग होते हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि भाई इन्होंने, इनके पास कितना कुछ है, कितने धन है, संपत्ति है, दौलत है, बच्चा अच्छा कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी लग रखी है और सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनके व्यवहार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, ये आज तक बिल्कुल वैसे ही हैं। बताओ कांक्षा, आसपास के लोगों को हम इन 3 कैटेगरीज पे क्लासीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। यही है, जब हम ऐसे करके प्रॉपर तरीके से इसको देखते हैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो चीज़ कहलाती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड। और बात करें अगर यहाँ पर सोशल साइकोलॉजिस्ट की, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस। सोशल साइकोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि एक्सपीरियंस का क्या प्रभाव है एक इंडिविजुअल की लाइफ में, ठीक है। दे फोकस ऑन द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बदलता है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस बदल रहे हैं, और उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, इसको सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। यानी कि जो पर्सन, जो साइकोलॉजिस्ट सोशल साइकोलॉजी की फील्ड से कनेक्टेड होते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअल का जो भी एक परिस्थिति थी, जो भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट था, उसका क्या प्रभाव आया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और उस एक्सपीरियंस ने इंडिविजुअल के बिहेवियर के ऊपर अल्टीमेटली क्या असर डाला। जैसे मैं अभी आपको जो कैमरा वाली बात बता रहा था कि मैंने आपको बता दिया कि आपके बेडरूम में मैंने आकांक्षा कैमरा लगा दिया, और उसके बेसिस पर अब आपको जज करा जाएगा, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट आपका अलग हो गया ना। अब आप नेचुरल तरीके से बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि आपको क्या रहेगा कि यार मुझे ऑब्जर्व करा जाएगा, तो मुझे अच्छे से बैठना है, अच्छे से रहना है, मुझे कोई अपनी ऊट पटांग हरकत नहीं दिखानी है, मैं ट्रोल नहीं होना चाहती, मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहती, कहीं ये मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो अब नेचुरल तरीके से जैसे हो वैसे आप बिहेव नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे हम रोड पे निकलते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है इमेजिनरी ऑडियंस का, आगे चल के हम सीखेंगे, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रहता है, छोटे में हर किसी के साथ होता है कि सच कर सवर कर बाहर निकलना, कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, बाल अच्छे से बनाकर घर से बाहर निकलना, कपड़े अच्छे से पहनकर जाना कि सब लोग मुझे देखेंगे। अब शादी में कभी किसी को देखा है कांचा कि कोई बनियान और निक्कर पहन के पहुंच गया हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि कोई वेस्ट और शॉर्ट्स पहनकर पहुंच गया हो वहाँ पर हर कोई अपने प्रॉपर अटायर को। बच्चों का मैंने इसलिए बोला कि ये इमेजिनरी ऑडियंस वाली चीज़ ना बच्चों में होती है, बड़े होते होते ना हमें ये चीज़ रियलाइज हो जाती है। जितना मतलब हम बचपन में ये कर रहे होते हैं कि भाई बाल बनाना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब क्रीम पाउडर लगाते रहना, तैयार होते रहना, मेकअप कर करके जाना, जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है ना हमें ये चीज़ रियलाइज हो जाती है कि हमें कोई कभी कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, ना हमसे किसी को कोई मतलब था और ना हमें इतना किसी से मतलब है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक मनगढ़ंत उपज थी कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। क्योंकि आकांक्षा अल्टीमेटली क्या होता है कि थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है हर कोई हमें देख लेता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कोई ऑब्जर्व नहीं करता। अब जैसे शादी में जो लोग आते हैं, ठीक है, किसी भी शादी में आप गए हो जैसे, है ना, और आपको बुलाया गया हो किसी शादी में, तो वहाँ पर कितने सारे लोग कितने कितने प्रकार के कपड़े पहनकर आते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरा जूते पॉलिश हो, शाम को वो लोग अपनी, अगर मेल है तो बियर्ड बनवा कर आएंगे, लड़कियाँ हैं तो पार्लर जाएंगी, वैक्सिंग करवाएंगी अपनी, सब कुछ होगा। लेकिन सब लोग वैसे वहाँ पर एक दूसरे से कोई क्या मतलब रखता है क्या, घूर घूर कर देख रहा होता है क्या। शादी में तो लोग ठूसने के लिए तो जाते हैं अगर वो दूसरों की शादी हो, और अगर खुद के घर की शादी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती हैं कि अपना बेस्ट टू बेस्ट अटायर पहन तो लो, लेकिन अल्टीमेटली आपको रियलाइज होता है
कि कोई चलो एक दो कमेंट कर देगा कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो, वो लग रहे हो, लेकिन पूरा का पूरा फोकस ना हमारा किसी के ऊपर होता है ना दूसरों का, सारे बारातियों का हम पर होता है। बताओ कांशा। नहीं नहीं नहीं, मैं इतने छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ इमेजिनरी ऑडियंस में जो अपने ऊपर थोड़ी सी कमांड वगैरह लेना सीख गए, जैसे 6, 7, 8, 9 क्लास के जो बच्चे हैं। तो हाँ, तो वो बाहर निकलना जैसे पसंद करते थे, कोचिंग सेंटर जाना है या कहीं ट्यूशन जाना है, कहीं स्कूल जाना है, तो हर कोई चाहता है कि वो अपना बेस्ट टू बेस्ट दे। जैसे नॉर्मल, सबसे नॉर्मल बात करता हूँ इमेजिनरी ऑडियंस की, लोगों को स्कूल लाइफ के अंदर एक ही मौका मिलता है सबसे बेस्ट तैयार होने का, जब वो सबसे सुंदर तैयार हो सकते हैं, दैट इज द ओकेजन ऑफ देयर फेयरवेल, है ना। क्योंकि बाकी कोई ऐसे फंक्शन होते ही नहीं है, एनुअल डे वगैरह हो गया तो कभी हो गया, लेकिन सबसे बेस्ट तरीके से जैसे हम मतलब तैयार होकर आना चाहते हैं एक फॉर्मल ड्रेस के अंदर, वो फेयरवेल की ओकेजन होती है। तो हर कोई अपना बेस्ट देता है कि नहीं देता है 12th की फेयरवेल के अंदर, है ना, कि हम अच्छे से ऐसे पहने, सुबह से तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, रातों को बहुत सारे लोगों को नींद भी नहीं आती है ना। तो हमें सबसे अच्छा लगना है, बेस्ट लगना है, वो लगना है, ऐसा लगना है, सब लोग देखेंगे, वो देखेंगे। तो कभी कोई ऐसा सोचेगा क्या अच्छा कि अगर आपकी और मेरी फेयरवेल हो तो चलो लोअर टी शर्ट में चप्पल वगैरह पहनकर, मोजे पहनकर, रात को बालों में तेल लगा हुआ है वैसे ही चले जाते हैं सुबह उठकर? होगा क्या ऐसा? गली में दूध लेने तो ऐसे जा सकते हैं, लेकिन फेयरवेल वाले दिन ऐसे नहीं जाएंगे, है ना। ये चीज़ है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कुछ और थीम्स के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।